चलिए आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है जो कि कक्षा 10 गणित में प्रमेय 1.4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ना करणी में दो हम लोग जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग को इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि करणी में दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं करणी में दो यह होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ही डेफिनेशन होता है कि वे संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक होता है और जो हर होता है उसको हम लोग 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना जब भी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखा जाता है, जैसे करणी में दो का ही यदि आप दशमलव प्रसार लिखेंगे तो यहाँ पर यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे ना दो का, तो आपको आएगा 1.4142, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। ठीक है, संख्याएं कभी दोहराव नहीं करती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, यह होता है अनवसानी अनावर्ती, दोहराव नहीं करता है। ठीक है, वहीं हम लोग को परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं हम लोग जिनको p/q अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और p/q पूर्णांक होना चाहिए, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, कोई भी परिमेय संख्या जिसे हम लोग पूर्णांक ही होता है। जैसे देखिए 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या होता है, यहाँ पे ऋण 1 हो गया, ऋण 2 हो गया, इन्हीं सभी पूर्णांकों को हम लोग को अंश और हर में लिखना रहता है। ठीक है, अंश और हर में इन पूर्णांकों को हम लोग लिख दें। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर में 0 को नहीं लिखना रहता है। तो ये सभी होता है हम लोग का परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो आप ना अंश में जो भी संख्या है हर में से भाग देंगे ना, तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, मतलब आपको दशमलव प्रसार शांत मिलेगा। जैसे कि एक में ही हम लोग 2 से भाग दे देंगे ना, तो 0.5 आ जाएगा। भाग क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो रुक जाएगा, संख्या इसका 0.5 आ जाएगा, इसी को बोल देंगे शांत। ठीक है, और यहाँ पे हर में 2 यदि 5 के अलावा कोई और संख्या रहता है तो इसका आता है अनवसानी आवर्ती आता है। ठीक है, आवर्ती मतलब संख्याएं दोहराव करने लगता है ना। जैसे कि एक में ही यदि आप 3 से भाग देंगे ना, तो संख्याएं दोहराव करने लगेगा, 0.333 इस तरह से आने लगेगा। तो परिमेय संख्याओं का ना दशमलव प्रसार या तो शांत रहता है या अनवसानी आवर्ती रहता है, संख्याएं दोहराव करती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ना क्या रहता है कि जो भी संख्या रहता है ना, उसका दशमलव प्रसार यदि आप लिख रहे हैं तो वो दोहराव नहीं करता है ना, संख्याएं बदलती रहती हैं, अनंत तक बदलती रहती हैं, है ना, रुकती भी नहीं संख्याएं। ठीक है, अनंत तक इस तरह से बदलती चली जाएंगी। ठीक है, यदि आप करणी में दो का वर्गमूल निकालेंगे तो इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार होता है अनवसानी अनावर्ती होता है, दोहराव नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि करणी में दो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग ना इसको परिमेय संख्या मानकर हल करते हैं। ठीक है, हम लोग परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे यदि जहाँ पर यहाँ पे यदि कोई नियम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, जहाँ पर भी परिमेय संख्याओं का सभी नियम लगना चाहिए, यदि करणी में दो परिमेय संख्या होगा तो सभी नियम लगना चाहिए। यदि कोई नहीं नियम लगा तो हम लोग क्या कह देंगे कि हमारा मानना गलत था, करणी में दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानते हैं, लिख देते हैं यहाँ से हम लोग नीचे से, माना विरोधाभास हम लोग मान लेते हैं ना। हम लोग जानते तो हैं कि करणी में दो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग इसको परिमेय मानकर हल करते हैं। माना करणी में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है जिसे हम p/q मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ हम लोग को बताना पड़ेगा p/q है क्या, जहाँ p/q पूर्णांक ही होता है, p/q पूर्णांक होता है, तथा हम लोग लिख देते हैं जो हर रहता है ना उसको 0 के बराबर नहीं लिखना रहता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि माना करणी में दो एक परिमेय संख्या है जिसे p/q अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p/q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। और हम लोग लिख देते हैं कामा करके p/q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमने जो अंश और हर में दोनों संख्याएं हैं ना, उनको सहअभाज्य भी माना है।
अच्छा, सअभाज्य संख्या का मतलब यही होता है ना कि जैसे कि जो भी आप दो संख्या लिए हैं ना, उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है। जैसे हम 4 और 5 को ले लें ना, तो यहाँ पे ये संख्याएं दोनों ना एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने 4/5 ले लिया, यह अंश और हर किसी और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। जैसे कि देखिए 1/2 यह भी हम लोग का सअभाज्य संख्या बनेगा, लेकिन यही 2/4 सअभाज्य संख्या नहीं है ना। दोनों का तो वैल्यू सेम है, लेकिन यह दोनों यह 1 और 2 सअभाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 यहाँ पे सअभाज्य संख्या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अंश वाली जो संख्या है वो भी 2 से विभाजित है, हर वाली भी संख्या 2 से विभाजित है। तो ऐसी हम लोग को संख्या नहीं लेना है। जैसे हम कई और संख्या लिख कर आपको दिखाते हैं, जैसे 7 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है, 9 ले लेंगे, ठीक है, 9 ले लिया तो 10 को ले लीजिए, ठीक है। दोनों संख्याएँ एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 9 है और यहाँ पे 10 है, यह एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो हमने ऐसे ही संख्या लिया है ना, जो कि सअभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अपने 10/11 लिखा हुआ है, 11 है, क्योंकि 10/10 लिखेंगे तो उसका मतलब एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/11 हमने लिखा हुआ है ना, तो ये 10 और 11 क्या है, ये आपस में सअभाज्य संख्या है। दोनों संख्याएं आपस में, यदि हम लोग किसी संख्या से अंश और हर दोनों को विभाजित करना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे यह एक से ही विभाजित है, एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं विभाजित होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं सबसे छोटे रूप में लिखा गया है, अपने न्यूनतम रूप में संख्याएं ये दोनों अंश और हर जो है वो लिखा गया है, जिनको एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित किया जा सकता, ठीक है। यही आपको, इसी से ही हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि कर्णिमिदो क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात को अच्छे से समझ लेंगे कि पी क्यू क्या है, सअभाज्य संख्या है, जिनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मतलब अंश और हर को यदि आप भाग देना चाहें, जो P/Q संख्या है ना, तो एक के अलावा किसी और संख्या से इसको आप नहीं विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे नीचे से लिख देते हैं, तब लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। हमने मान लिया है कि कर्णिमिदो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कर्णिमिदो बराबर यहाँ पे P/Q लिख दिया। अब हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो यहाँ से कर्णी समाप्त हो जाएगी, है ना। कर्णी की संख्याओं का वर्ग करेंगे ना तो कर्णी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह 2 ही हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, P² यहाँ पे बटा यहाँ पे Q² हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए Q² हर में है ना, पक्षांतर कर लेते हैं, उस तरफ इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे गुणते हम लोग लिख देते हैं Q² बराबर यहाँ पे P²। तो यहाँ पर ना P² हम लोग, ये कोई संख्या ही है, ठीक है, जिसका गुणनखंड करने पर ना यहाँ पे Q² गुणते यहाँ पे 2 है, ठीक है। मतलब P² यहाँ पे कोई संख्या है, इसको गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिखा गया है। तो जो P² संख्या है ना, उसका एक गुणनखंड यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम इस प्रकार समझते हैं, मान लेते हैं कोई भी संख्या का वर्ग है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर इसको हम लोग P² मतलब यहाँ पे 8 समझने के लिए कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 2 गुणते यहाँ पे 4। यदि हम लोग इस तरह प्रकार से 8 का हम लोग गुणनखंड लिख दें ना, तो 8 के गुणनखंड में यदि 2 है तो ये 8 क्या है, 2 से भी विभाजित है। 8 जो है संख्या वह 2 से यह पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। गुणनखंड यहाँ पे Q² भी है, इसका P² का एक गुणनखंड Q² भी है ना, तो जो P² है वो अभी पूर्णतः क्या Q² से विभाजित है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे P² को Q² से विभाजित कर देंगे तो ये 2 बार में विभाजित है पूर्णतः, ठीक है। तो यहाँ पे P² का एक गुणनखंड क्या है, 2 भी है संख्या। यहाँ पे P² का एक गुणनखंड 2 है, तो संख्या जो P² है वह 2 से विभाजित है। लिख देते हैं यहाँ पे P² 2 से विभाजित है। देखिए यहाँ पर ना P² 2 से विभाजित है ना, तो P² को यदि 2 विभाजित कर रहा है ना, तो यह P को भी विभाजित करेगा। यही से कक्षा 10 गणित में ही ना प्रमेय 1.3 होता है ना, यदि कोई संख्या आपके पास है, ठीक है, यदि A² आपको मान लेते हैं, चलिए P² ही हम मान लेते हैं, P² कोई संख्या है, यदि A कोई संख्या है आपके पास ना, यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो वह जिस संख्या का वर्ग रहेगा ना वो P को विभाजित कर देगा। यदि A कोई संख्या है, यदि P² को विभाजित कर दिया तो यह P को भी क्या कर देगा, यह विभाजित कर देगा, ये जो संख्या है। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 5 का वर्ग ले लेते हैं। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 को ही हम ले लेते हैं। तो 5 का यदि हम लोगों ने यहाँ पे 25 ले लिया ना, तो यहाँ पर 5 क्या कर देगा, 25 को विभाजित कर देगा। 25 यदि हम लोगों के पास कोई संख्या है तो ये मान लेते हैं P² टाइप में, मतलब कि 25 है तो 25 5 से विभाजित है, तो यह किसका वर्ग है, यह 5 का है, तो 5 क्या कर देगा, इसको विभाजित कर देगा, ठीक है। जिसका ये वर्ग रहता है यह 5 को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, क्योंकि इसी संख्या का 2 बार गुणा होता है ना। जैसे देखिए यदि हम लोग यहाँ पे 25 को ही ले लें,
और यहाँ पे कह दें कि इसको 2 विभाजित करेगा, यह किस संख्या का वर्ग होता है, यह 5 का वर्ग होता है 25, तो ना ही 25 किसी संख्या का यहाँ पे वर्ग है, ना ही इसको विभाजित कर देगा और ना ही यह 5 को विभाजित करेगा 2, ठीक है, दोनों को नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम जैसे 16 ले लें, ठीक है, जैसे 16 यदि मान लेते हैं 16 को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो यह किस संख्या का वर्ग होता है 16, वो संख्या होती है 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है, 4 का वर्ग ही तो होता है 16, तो क्या कर देगा, ये 4 को भी क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। यहीं यदि हम लोग कोई अन्य संख्या ले लेते हैं ना, कोई भी संख्या हो गया, ठीक है, यदि वर्ग के रूप में कोई संख्या लिखा गया है, मतलब यहाँ पे दोनों का तो वैल्यू सेम ही है, 4 का वर्ग ही 16 होता है, ठीक है, तो 4 का वर्ग बराबर यहाँ पे 16 है। यदि कोई संख्या है ना, इसके वर्ग को विभाजित कर रही है, तो यहाँ पे जो जिसका ये वर्ग था उसको भी ये संख्या विभाजित ही करेगी। चलिए हम यहाँ पे 3 का वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, 3 का वर्ग मतलब या तो 9 ही है, इसको क्या कर देगा, संख्या 3 विभाजित कर देगा, तो यहाँ पे किस संख्या का यह वर्ग है, यह 3 का वर्ग है, तो यह 3 को भी क्या कर देगा, संख्या 3 विभाजित कर देगा। कोई भी संख्या हो गया, यदि उस किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित कर दिया, ठीक है, किसी के कोई भी संख्या हो गया उसके वर्ग को विभाजित कर दिया, मतलब किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर दिया, तो उसमें उस जो जिस संख्या का वर्ग रहा होगा ना, उसको भी वो पूर्णतः विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होगा, वर्ग में क्या रहता है, कई गुणनखंड रहता है ना, गुणनखंड रहेगा तो मतलब यहाँ पे 3 का वर्ग है, मतलब 3 गुणित 3 एक बार विभाजित कर देगा, तो यहाँ पर अभी वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 3 ही रहेगा, तो 3 को क्या कर देगा, 3 विभाजित ही करेगा। तो यही ये प्रमेय होता है ना कि कोई भी संख्या यदि उसके वर्ग को विभाजित कर देगी, वर्ग को विभाजित कर देगी, तो वहाँ पे वो जिस संख्या का वर्ग रहेगा उसको विभाजित करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने 16 का एग्जाम्पल लिया था, 2 क्या किया था, यहाँ पे 4 के वर्ग को 16 मतलब 4 का वर्ग मतलब 16 को विभाजित किया, तो किसका वर्ग था, वो 4 का, तो 4 को विभाजित कर देगा। यदि यहाँ पर हमने 5 का वर्ग 25 लिया, 2 क्या किया, ना ही इसके वर्ग को, जो यहाँ पे 5 का वर्ग था ना ही उसको विभाजित किया, तो जो जिस संख्या का वर्ग था उसको विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे 25 हमने लिया था, तो यहाँ पे 5 क्या कर रहा था, यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग था, मतलब 5 ही का वर्ग था, उसको विभाजित किया, 25 को विभाजित किया, तो किस संख्या का वर्ग था, 5 का, तो यह 5 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रमेय का, यदि पी स्क्वायर को यहाँ पे 2 विभाजित कर रहा है ना, तो यह पी को भी विभाजित करेगा पूर्णतः, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कामा, पी भी है 2 से विभाजित है। तो हमने इस बात को लिख दिया कि चूँकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणनखंड बन रहा था, यदि कोई भी संख्या का ना, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित रहता है ना, तो जिसका ये वो संख्या वर्ग रहती है उसको भी वो संख्या विभाजित कर देती है पूर्णतः, ठीक है। तो हमने लिख दिया चूँकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्या होगा, उसमें पी में भी क्या होगा, 2 का गुणनखंड एक होगा ही, ठीक है। तो कामा पी भी क्या है, 2 से विभाजित है। अब यहाँ पर ना हमने बता दिया कि पी 2 से विभाजित है ना, तो इसको इस प्रकार से मान लिया जाता है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माना, ठीक है, 2 से विभाजित है तो उस हिसाब से मान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर p बराबर हम लोग मान लेते हैं 2m मान लिया हमने, p 2 से विभाजित है इसलिए माना हमने p बराबर 2m मान लेंगे, ठीक है। अब 2m को यहाँ पर मतलब p का वैल्यू 2m है ना, 2m यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे गुणते क्यू स्क्वायर है, बराबर यहाँ पे p के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 2m, और यहाँ पे वर्ग है ना, तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने p के स्थान पर 2m प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणते क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे दोनों पर वर्ग होगा, यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुणा में है, बराबर को उधर पक्षांतर कर लेते हैं, भागा में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, भागा में चला गया, m स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिला, आप ना यहाँ पे 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2m स्क्वायर, इसको हम लोग घेर देते हैं, यहाँ पे गुणे में है। चलिए इस बात को भी हम लोग यहाँ पे घेर देते हैं कि क्योंकि यहीं से विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर संख्या है ना, इसका गुणनखंड लिखा गया है 2 गुणते m स्क्वायर, तो मतलब ये संख्या क्या है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 भी है, ठीक है, मतलब क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। यहाँ पे मान लेते कोई संख्या है 8 है, ठीक है, मान लीजिए 8 ही, तो 8 है तो 2 गुणते यहाँ पे 4 करके लिखा गया है, तो मतलब संख्या ये जो भी संख्या इसका गुणनखंड करके लिखा गया है ना, तो क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। हम लोग लिख देते हैं चूँकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहाँ पर भी इसलिए क्यों क्या हो जाएगा, जो यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, तो वह जिस संख्या का वर्ग लिखा गया है ना, वो भी जो भी दी गई संख्या रहती है उससे वो पूरा विभाजित रहता है। जैसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है, 2 से
विभाजित है। तो देखिए यहीं पर विरोधाभास हो रहा है ना कि संख्या जो हम लोग के p जो संख्या है वो अभी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, लेकिन हम लोगों ने दोनों सहभाज्य संख्या माना था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख देते हैं, चलिए 7/8 लिख देते हैं। यह 7 और 8 दोनों आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या है। मान लेते हैं यदि एक संख्या 2 से मान लेते हैं विभाजित हो गई, हर वाली मान लेते हैं संख्या एक विभाजित होगा, लेकिन दूसरा को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हो जाता तो ठीक है। मान लेते हैं आपने इस तरह से संख्या ले लिया है, 16/17 लिया है, सहभाज्य संख्या दोनों तो हैं, दोनों एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हैं, सहभाज्य संख्या दोनों है। मान लेते हैं कि हो सकता है कि एक आपकी संख्या 2 से विभाजित हो जाए, लेकिन दोनों आप संख्याओं को नहीं कह सकते कि अंश और हर दोनों क्या है, 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने दोनों क्या लिया है, सहभाज्य संख्या, जिसका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब अंश और हर को हम लोग विभाजित करें ना तो एक से ही भाग जाना चाहिए, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 से अंश को भी आप बोल रहे हैं कि जो p/q हम लोग माने थे, आप इसको कह रहे हैं कि इसमें 2 से भाग चला जाएगा और हर में भी क्या हो जाएगा, 2 से भी, क्योंकि बोला आपने कि p जो है वो 2 से विभाजित है और हर भी आपका जो है q जो है वो भी 2 से विभाजित है। तो ये हम लोग का, अतः हम लोग का जो मानना था गलत था। नीचे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दोनों संख्याएं हम लोग लिख देते हैं, दोनों संख्याएं जो दोनों हम लोग का धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा, दोनों p और q जो लिखा गया है अंश और हर पूर्णांक है और हर 0 के बराबर नहीं है। दोनों संख्याएं p, q 2 से विभाजित हैं। ठीक है, 2 से विभाजित हैं, परंतु यह इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि p, q हमने सहअभाज्य संख्या लिया था, p, q सहअभाज्य संख्याएं, अतः हम लिख देते हैं कि हमारा मानना गलत था। ठीक है, बस इसको लिख देंगे, अतः हमारा मानना, जो हम लोग करणी में 2 को माने थे परिमेय संख्या, ये हमारा मानना गलत था। ठीक है, अतः हमारा मानना रहेगा, अतः हमारा मानना गलत था। करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार और समझा देते हैं। यही करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को हम लोग को सिद्ध करना था। यही कक्षा 10 गणित में ही प्रमेय 1.4 है। तो हमने इसको ना पहले हम लोग इसको विरोधाभास से ही सिद्ध किया जाता है। ठीक है, इसको हमने पहले मान लिया कि अपरिमेय संख्या तो हम लोग को सिद्ध करना ही है, तो पहले इसको परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे। ठीक है, माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और यह भी मानना पड़ेगा कि p q सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब अंश और हर में जो दोनों संख्याएं लिखी गई हैं ना, उनको आप एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। तब क्या हो गया, करणी में 2 बराबर p/q हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया संख्या आपका। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से करणी समाप्त हो जाएगी, यहाँ पे p का वर्ग बटा यहाँ पे q का वर्ग। बस हमने q स्क्वायर को यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे भागा में था, यहाँ पे गुणा में चला गया, तो यहाँ पे p स्क्वायर बराबर यहाँ पे q स्क्वायर गुणते 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे p स्क्वायर कोई संख्या है, इसका 2 इस प्रकार से गुणनखंड लिखा गया है ना, p स्क्वायर यहाँ पे बराबर 2 गुणते इस तरह से गुणनखंड में लिखा गया है। तो यह p स्क्वायर जो संख्या है ना, संख्या 2 इसको क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। कितनी बार में विभाजित करेगा, q स्क्वायर बार में इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। वहीं p स्क्वायर को यहाँ पे q स्क्वायर से भाग देंगे तो कितनी बार में पूर्णतः विभाजित करेगा, 2 बार में। और यहाँ पे 2 को यहाँ पे p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर में 2 से भाग देंगे तो q स्क्वायर बार में इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे p स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 था, तो हमने लिख दिया कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, जो p स्क्वायर है यहाँ पे 2 से विभाजित है, q स्क्वायर बार में विभाजित है, बस हमको ये लिखना था कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है। और यहाँ पे कोई भी संख्या रहता है ना, यदि उसका वर्ग किसी, यहाँ पे अभाज्य संख्या होना चाहिए, कोई अभाज्य संख्या से यहाँ पे विभाजित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभाज्य यहाँ पे संख्या रहेगा ना, जो यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 है, जैसे कि p स्क्वायर है, अभाज्य संख्या 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे जो p रहेगा वो भी क्या रहेगा, उस अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित रहेगा। ठीक है, आप इस तरह से कई इस यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर हमने बताया भी, कई आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। यदि कोई भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है,
किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो हमने लिख दिया कि p जो है वो 2 से विभाजित है, ठीक है, p भी 2 से विभाजित है। अब माना देखिए, अब p भी क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया, तो p को ना इस प्रकार से हमने ले लिया, 2p टाइप में ले लिया, मतलब 2m टाइप में ले लिया, ठीक है, ताकि इसमें 2 हम लोग को दिखाई भी दे कि यहाँ पे p में क्या है, यम भी है, मतलब 2 भी संख्या है। तो यहाँ पर हमने 2 गुणित यम प्रकार से इसको हमने मान लिया। तो यहाँ पे p के स्थान पर हमने 2m प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, बस इसी सेम चीज़ को उतारा हमने, बस यहाँ पे p जहाँ पे था यहाँ पे हमने 2m प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे संख्या है आपस में इनका वर्ग कर देंगे, ठीक, क्योंकि 2 घात है तो इस संख्या पर भी आएगा, इस संख्या पर भी आएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, यह m स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 गुणा में था, इधर हमने भागा में भेज दिया, ठीक है। 4 को यहाँ पे 4 से ये विभाजित हो गया, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 बार में विभाजित हो गया, तो यहाँ पे 2m स्क्वायर और यहाँ पे 2m स्क्वायर ही बचा इधर, और यहाँ पे इधर क्यू स्क्वायर ही बचा। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो हम लोग की संख्या है ना, इसका यहाँ पे गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 गुणित m स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कोई संख्या था जिसका एक गुणनखंड 2 भी है और एक गुणनखंड m स्क्वायर भी है, मतलब यहाँ पे क्यू स्क्वायर में यदि 2 से भाग देंगे तो m स्क्वायर बार में इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यदि क्यू स्क्वायर को m स्क्वायर से भाग देंगे तो इसको 2 बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा, ठीक है। तो जो क्यू स्क्वायर संख्या है उसका एक गुणनखंड 2 भी है, तो क्यू स्क्वायर क्या है, यह 2 से विभाजित है, तो हमने लिख दिया क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। यदि कोई संख्या यहाँ पर लिखा गया है, किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, तो अभाज्य संख्या वो जिस संख्या का वर्ग रहता है उसको भी विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू भी क्या है, 2 से विभाजित है। यहाँ पर आपने कह दिया ना कि p जो है संख्या, जो अंश वाली संख्या हम लोग की है वो अभी 2 से विभाजित है, और जो हर वाली संख्या है ना q, उसको भी आपने कह दिया कि 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया, ठीक है। हमने अंश और हर में ऐसी संख्या लिया था जिसका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि p क्यों 2 से विभाजित है, परंतु ये इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि p का क्यों सभाज्य संख्या है ना। यदि अंश और हर में हम लोग ये इस प्रकार से संख्याएं लिखे ना, मान लेते 16/17 लिख दिया, मान लेते एक विभाजित भी हो गया तो दूसरे वाले को नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 16/17 ये दोनों क्या है, अभाज्य सभाज्य संख्या है। 7/8 लिख दिया, मान लेते हैं 8 विभाजित हो गया तो 7 को नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों यहाँ पे इनका गुणनखंड करेंगे तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो 7 को विभाजित करेगी, 8 को विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ पर 2 कर दिया। p/q जो भी संख्या था ना उसको क्या कर दिया, अंश और हर में 2 विभाजित कर दिया, ठीक है। तो इस बात का विरोधाभास हो गया, ठीक है, कि दोनों क्या हम लोगों ने सभाज्य संख्या माना था। अतः हमने लिया कि हमारा मानना गलत था, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।